नमस्कार सभी को, जय श्री कृष्णा। आज बहुत ही शुभ दिन है, हर्ष का दिन है हम सबके लिए। आज 20 जुलाई 2023 शाम 8 बजे में ऋषिकुल योगपीठ द्वारा राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय जो लगातार जारी किया जा रहा है, उसमें आज की मुख्य वक्ता रीता वकारिया जी हमारे बीच आ चुकी हैं। और आज का जो मुख्य टॉपिक है वह षटकर्म यौगिक क्लींजिंग टेक्निक्स पर परिचर्चा होने जा रही है। तो मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं रीता वकारिया जी का। और आज के सत्र को आरंभ करने से पूर्व हम लोग ईश्वर वंदना करेंगे। कमर गर्दन सीधी करते हुए ध्यानात्मक आसन में गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादं। हथेलियों का दर्शन करेंगे, चेहरे पर स्पर्श करेंगे। आज राष्ट्रीय वेबिनार 365 में 265वां महासत्र है। आज के महासत्र की जो मुख्य वक्ता हैं रीता वकारिया जी, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ ही संक्षिप्त परिचय दे देता हूं। रीता वकारिया जी राजकोट गुजरात से हैं, YCD लेवल 3rd सर्टिफाइड हैं, डिप्लोमा इन योगा, सर्टिफाइड इन फेस योगा। इसके अलावा योग क्षेत्र में बहुत सारा योगा प्रैक्टिस कराना और सेशन कराना, इस तरीके से एक्टिव रहना, यह रीता वकारिया जी का एक अपने आप में अनुभव है। और साथ ही आज के सत्र में षटकर्म पर जो क्लींजिंग टेक्निक्स हैं उस पर जो है व्याख्यान होना है। तो आइए अब सीधे चलते हैं रीता वकारिया जी के पास। धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद ऋषिकुल योगपीठ का, अनुपम जी का, जिन्होंने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया। और जो ज्ञान है वो तो एक सागर की तरह है, उसमें से थोड़ा कुछ भी हमें मिल जाता है, सबको अलग अलग मिलता है। जैसे एक बड़ा समंदर है, वैसे ही हमारे योग की जो महान ग्रंथ है, जैसे घेरण संहिता, हठ प्रदीपिका, सारे कुछ ऐसे समंदर की तरह है। सब लोग उसमें जाते हैं और कुछ न कुछ लेके आते हैं। किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है। मुझे भी आज तक जो भी कुछ मिला है उसमें से जो चुनिंदा मोती जैसा है वो मैं आपके सामने आज रखने जा रही हूँ। तो हम शुरू कर रहे हैं षटकर्म। षटकर्म मतलब क्या? षट मतलब 6 और कर्म क्रू धातु पे मन प्रत्यय लगने से जो बना है वो है कर्म, एक्शन, टेक्निक्स, क्लींजिंग टेक्निक्स। षटकर्म 6 क्लींजिंग टेक्निक का समूह है जिसके द्वारा हम अपने शरीर की शुद्धि करते हैं। तो महर्षि घेरंड, जिसने घेरण संहिता में षटकर्म का उल्लेख दिया है, और दूसरा हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने षटकर्मों का उल्लेख दिया है। ये 2 ऐसे ग्रंथ है जिसमें षटकर्म है। बाकी आप देखेंगे तो जो आयुर्वेद के ग्रंथ होते हैं उसमें पंचकर्म होते हैं, मतलब उसमें 5 क्लींजिंग टेक्निक है। और बाकी एक भी है जो हम हठ रत्नावली करके श्रीनिवासन योगी जी की बुक है, जिसमें अष्ट कर्मों का उल्लेख है। तो इसमें 8 क्लींजिंग टेक्निक अलग अलग दर्शाई गई है। तो हम अभी आज जो ले रहे हैं वो है घेरण संहिता पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत जरूरी है। और आपको, अगर आप योगा प्रैक्टिशनर है या फिर योगा टीचर्स भी है, तो आपके स्टूडेंट्स को ये क्लींजिंग टेक्निक से आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो देखते हैं कि घेरण संहिता के अंदर महर्षि घेरण ने क्या कहा था।
तो घटस्थ योग का जो साधन है वो ये सब सारी क्या है, वो महर्षि चंड कपाली और महर्षि घेरंड के बीच का संवाद है। महर्षि घेरंड के पास ये राजा चंड कपाली जाके पूछते हैं कि मुझे आप घटस्थ योग का कारण बताइए, मुझे उसके बारे में जानकारी चाहिए। मैं अपने शरीर को, अपने मन को और आगे जाके अपने आत्मा को कैसे पहुंच सकता हूँ, उसको उसकी जो जिज्ञासा से ही ज्यादातर हम लोग सीख पाते थे। तो उन दोनों के बीच का ये संवाद है। तो ये जो ग्रंथ है वो 17वीं सदी का है, 17th सेंचुरी का, और जबकि ये जो ग्रंथ है स्वामी स्वात्माराम का हठ प्रदीपिका वो 15th सेंचुरी का है। तो मैं ये टाइम आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप समझ जाएंगे कि जब 15th सेंचुरी में ये लिखा स्वामी स्वात्माराम ने, तो उसमें स्टार्टिंग में उन्होंने आसन दिया, प्राणायाम दिया, उसके बाद षट कर्म दिए। लेकिन जब 17th सेंचुरी आई, इसमें जब ये महर्षि घेरंड ने ये ग्रंथ लिखा तो उसमें स्टार्टिंग में षट कर्म आए, उसमें बाद में षट कर्म थे। और अभी आप इससे हम एक ये कह सकते हैं कि क्लींजिंग की जरूरत बॉडी को पहले इतनी नहीं थी। डे बाय डे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, और आज अगर आप योग स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ आप आसन से करेंगे और प्राणायाम करेंगे तो शरीर को इतना फायदा नहीं होने वाला है जितना षट कर्म से होगा। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हम ज्यादातर विषैले तत्व लेते ही जा रहे और वो जमा ही होते जा रहे। तो ये विषैले तत्व को शरीर से दूर करने के लिए और कोई है नहीं इतनी अच्छी टेक्निक जितनी ये क्लींजिंग टेक्निक काम करेगी। तो आइए हम देखते हैं घेरंड संहिता के अंदर कैसे षट कर्म है। घेरंड संहिता के अंदर सबसे पहले तो है धोती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। तो ये जो क्रम है वो घेरंड संहिता का है, जबकि हठ प्रदीपिका में धोती, वस्ती, नेति और त्राटक, नौली और कपालभाति। एक नौली और कपालभाति दोनों चेंज होते हैं, बाकी दोनों का क्रम सेम ही है। धोती, तो सबसे पहले हम समझते हैं धोती क्या है। धोती मतलब वॉश करना। हम समझे तो कोई भी चीज हम क्लीन करें तो हम धोती ऐसा कहते हैं। तो धोती में क्या होता है कि हम हमारे शरीर को अलग अलग टेक्निक से क्लींजिंग करते हैं। एक तो हम कोई भी चीज है उसको हम पानी से साफ करें, तो ये एक हुई। तो ये वारिसार धोती हुई, जिसमें हम पानी पीते हैं और फिर पानी को निकाल देते हैं। तो उसमें वारिसार क्रिया, वारी मतलब जल, पानी। वारिसार क्रिया में हम क्या करते हैं कि उकड़ू बैठ के, कागासन में बैठ के 2-3 लीटर तक पानी, हल्का गुनगुना पानी पी लेते हैं, और फिर जो ये 2 उंगली है उससे उकड़ू बैठ के वो पानी निकाल देते हैं, ताकि ये कौन कौन नहीं कर सकता ये समझे। तो जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है वो ये नहीं कर सकता, जिसको पेप्टिक कोई भी अल्सर है वो लोग ये नहीं कर सकते। बाकी कोई भी हेल्थी लोग अगर अपने अमाशय की सफाई करना चाहता है, वो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार उनको हेल्दी है तो करना चाहिए। अगर उनको पीत और कफ की ज्यादा समस्या है, पीत और कफ रोगियों के लिए ये है टेक्निक। तो आप ये करते हैं तो ज्यादातर जो आपके अमाशय के अंदर पीत जमा हुआ है, जठराग्नि के अंदर ज्यादातर जो भी
एसिडिक स्त्राव हुआ है वो निकल जाए। ये टेका है और कफ की समस्या में भी काम आती है। टेक्निक से हम पीत और कफ ज्यादातर इससे निजात पा सकते हैं। अभी जो मौसम चल रहा है मानसून का, इसमें पीत की समस्या अधिकतर होती है। पीत बढ़ा हुआ रहता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम मंद होती है। ये अपने अंदर का जमा हुआ जो भी कचरा है वो निकाल सकते हैं। जिसको स्किन डिजीज है, जनरली जिसको स्किन डिजीज होता है उनके लिए भी पीत बढ़ा हुआ होता ही है, तभी वो बढ़ के ब्लड में आता है और वो स्किन में इफेक्ट दिखाता है। तो स्किन डिजीज वालों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। और दूसरी जो टेक्निक है उसमें हम वस्त्र से वस्त्र से हमारे समाशय की सफाई करते हैं। तो उसमें हम 15 हाथ लंबा वस्त्र, 4 उंगल मलमल का, बारीक मलमल का जो वस्त्र होता है वो पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर डाल देते हैं और फिर उसका एक छेड़ा धीरे धीरे करके चबाने लगते हैं और वो निगल जाना है। बीच बीच में अगर अटक जाए तो पानी पी लेना है और फिर वो एक हाथ जितना बाहर रखना है, बाकी का सारा निगल जाना है। और फिर अगर पेट चलाना आता है, नौली आता है तो थोड़ा बहुत वो करना है, या फिर फास्ट थोड़ा कपालभाति की तरह पेट चलाना है और फिर उस वस्त्र को निकाल देना है। इससे भी हमारे आमाशय की सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है और अंदर का जो भी होता है विषय या तत्व वो निकल जाता है। उसके बाद फिर से इस वस्त्र को हम वॉश करके रख देते हैं और दूसरी बार इसी वस्त्र का हम यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 2 टेक्निक। और एक भी है बहिष्कृत धोती। तो उसमें हम क्या करते हैं, इसमें वायु को पीते हैं। ये थोड़ी डिफिकल्ट टेक्निक है, शायद उस जमाने के योगी किया करते होंगे। तो उसमें वायु धोती की तरह वायु को पीते हैं और फिर वायु को एनस से निकाल देते हैं। और जब आप 2 घंटे तक वायु को रख सके पेट के अंदर, तभी आपको ये टेक्निक यूज करने की होती है। और हम जो इसे शंख प्रक्षालन कहते हैं, वो भी एक क्लींजिंग टेक्निक है जिसके अंदर हम पानी को पीते हैं और फिर उस पानी को हम हल्का गुनगुना नमक वाला या नींबू वाला, जिसको नींबू सूट नहीं करता, स्किन के डिजीज है, वो नींबू नहीं डालते। और जिसको हाई बीपी ऐसा है वो नमक नहीं डालते। तो एक आध लोटा भर के पानी उकड़ू बैठ के पी लेना है और फिर एक्सरसाइज करनी है, आसन करने हैं। जो 5 आसन है शंख प्रक्षालन के, उदर कर्षणासन, कटी चक्रासन, तिर्यक ताड़ासन, तिर्यक भुजंगासन, ये 5 आसन हमें करने हैं। और फिर अपने आप पानी एनस से निकलने लगता है। ये बहुत ही अच्छी क्लींजिंग टेक्निक है। इससे हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एकदम क्लियर हो जाता है। ये मैंने मेरे बहुत स्टूडेंट्स को कराई है। और जो ज़्यादातर वेट लॉस करना चाहते हैं, जिसका वेट एक जगह पे रुक गया है, कुछ भी करे लेकिन वेट नीचे आ ही नहीं रहा है, ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जब ये टेक्निक्स कराती हूँ तो उसका वेट फिर वहाँ से तुरंत ही नीचे आने लगता है। बहुत ही सिंपल और सच ये टेक्निक है। हमें भी स्टार्टिंग में सरप्राइज होता है कि ऐसे पानी कैसे एनस से बाहर आएगा, लेकिन आप करेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि नहीं, ये सही में ये टेक्निक करने के बाद शरीर में एकदम हल्कापन आ जाता है। और ये करने के बाद फिर पूरे दिन रेस्ट करने का होता है और खिचड़ी खाने की होती है। खिचड़ी के अंदर आधा मूंग और आधे
राइस डाली हुई खिचड़ी पतली, और उसमें घी सबसे ज्यादा, जितना खिचड़ी है उससे आधे से आधा तो डालना ही डालना है, आधे से थोड़ा कम डाला तो ठीक है, लेकिन ना हो तो आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर एक श्लेष्म का पड़ बन जाता है। और फिर आप मैदे वाली चीजें खाते हैं, पिज्जा ब्रेड वो सब खाते हैं, वो हमारे जो आंतों के अंदर छोटे छोटे श्लेष्म होते हैं उसके अंदर वो सब चिपक जाते हैं, और वहां से जो स्त्राव सिक्रेट होना चाहिए, जो पेप्टिक जूसेस सिक्रेट्स होते हैं वो नहीं हो सकते। तो जो पेट की बीमारियां होती है, और पेट की बीमारी ही सारे रोगों की जड़ है, तो ये सारा ट्रैक हमारा इससे क्लीन हो जाता है। ये क्रिया थोड़ी लंबी प्रोसीजर है, थोड़ा टाइम भी मांगती है। अगले दिन रात को एकदम लाइट है, और फिर दूसरे दिन सुबह उठ के फिर हम 5-6 बजे उठ के करें तो ज्यादा अच्छा होता है। ये टेक्निक करते हैं, और 2-3 दिन तक परहेज करें तो इसका रिजल्ट और ज्यादा मिलता है। 3 दिन तक आप खिचड़ी खा सको। हर बार आपको घी इतना नहीं डालना है, पहली बार ही आपको ज्यादा घी डाल के पतली वाली खिचड़ी में खानी है, और फिर आप कम थोड़ा घी डाल के फिर पूरे दिन खा सकते। दूसरे दिन आप तुरई, लौकी ऐसी सब्जी रोटी के साथ खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको वेट लॉस ही करना है तो 3 दिन तक खिचड़ी खाए तो ज्यादा अच्छा होता है। इससे पेट के अंदर का सारा, आंतों के अंदर का मल एकदम पूरी सफाई के साथ बाहर आ जाता है। हमारे आंतों की आकृति शंख जैसी होती है, तो इसलिए इस टेक्निक को शंख प्रक्षालन भी कहते हैं। बहुत ही अच्छी टेक्निक है। ये थी हमारी धोती। और फिर बस्ती, धोती के बाद हम तो बस्ती में हम एनस के द्वारा 2 प्रकार की बस्ती होती है, एक जल बस्ती होती है और एक होती है स्थल बस्ती। जल बस्ती में हम एनस के द्वारा गुदा मार्ग से पानी को अंदर डालते हैं, और वो पाइप जैसी कोई चीज से वो पानी को अंदर डालते हैं, और फिर धीरे धीरे लंबे लंबे सांस भरते हैं, तो हमारी जो बड़ी आंत होती है, सिगमंड कॉलोइन जो होते हैं, उसके अंदर पानी भर जाता है, और फिर वो पानी को हम बाहर कर देते हैं। तो ये हुई जल बस्ती, मतलब पानी के द्वारा हमने क्लिंजिंग किया। उसके बाद होती है स्थल बस्ती। स्थल बस्ती में जैसे हम अश्विनी मुद्रा करते हैं, ऐसे ही आपको एनस वाले पार्ट को सिकुड़ना है, खींचना है, सिकुड़ना है, खींचना है। तो हम जब खाना खाते हैं तो ज्यादातर कचरा हमारा, ये जो कोलोन्स होते हैं हमारे 3 प्रकार के, 3 उसमें होते हैं कोलोन में, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड सिगमंड कोलोन। तो ये कोलोन के अंदर ही ज्यादातर कचरा जमा रहता है। आपको पता होगा किसी को अल्सराइटिस कोलाइटिस होता है तो कौन सी आंत में होता है? बस ये कोलोन में होता है। किसी को अल्सर होता है तो कहाँ होता है? ये कोलोन में होता है। ये बड़ी आंत में ही सब जनरली होता है, छोटी आंत में इतना बहुत रेयर केस में होता है। लेकिन बड़ी आंत के अंदर क्या होता है कि गैस भी ज्यादा बनता है, अल्सर भी ज्यादा होते हैं। तो बड़ी आंत की सफाई के लिए ये बस्ती क्रिया बहुत जरूरी है। और बस्ती से वात, पित्त, कफ, ये तीनों को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। और बस्ती के अंदर आप हल्का गुनगुना नमक और पानी ले सकते। जनरली हम सेंधा नमक होता है, अल्कलाइन नमक है, और इसमें डिटॉक्सिंग
ज्यादा होता है जो समुद्री नमक के मुकाबले। उसमें कई लोग काला नमक भी यूज करते हैं और इसके अंदर एक वो जो कास्टर ऑयल होता है वो डाल के भी बस्ती कर सकते हैं। बाकी योग में तो सिर्फ नमक डाल के अलग अलग जो है जैसे त्रिफला जल है उसकी बस्ती, ऐसे भी बस्ती करके शरीर के अंदर का जो सारा कचरा है वो निकालने की टेक्निक्स है। इसके बाद हम देखते हैं नेति। तो नेति का इसमें तो एक ही प्रकार है और वो है सूत्र नेति। तो एक वितस्ती जितना जो हमारा हाथ की जो लंबाई है उतना एक पतला सा धागा लेने का होता है, मोम आगे के भाग में मोम लगा देने का होता है और वो मतलब वो थोड़ा मोटा होता है, 4-5 इंच, जिसे हम नाक में डाल सके और मुंह से उसको बाहर निकाल सके। और फिर उससे हमारे नाक से लेके मुंह गले तक का जितने भी रोग है वो सारे समाप्त हो जाते हैं। कफ रोगियों को ज्यादातर नेति से 20 प्रकार के कफ रोग मिटते हैं। तो इससे जो दिव्य दृष्टि होती है, कपाल का शोधन भी होता है और नेति से जिसको बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी कम है, वो लोग नेति करने के बाद अपने आप को एकदम हल्का फुल्का, ये मेंटल पीस के लिए भी बहुत अच्छा है। कभी कभी कोई पेशेंट होता है कि जिसको सोचने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, तो मैंने उनको ये नेति कराया, जल नेति से ही मैंने स्टार्टिंग किया था। वैसे एक्चुअल जो नेति है हमारे जो बुक्स में है वो सूत्र नेति ही है, लेकिन जल नेति इजी है थोड़ा, तो हम वो किसी को भी करवा सकते हैं। उसमें हमें ये हल्का गुनगुना पानी लेने का होता है और जो उसका पोट आता है, आजकल प्लास्टिक के भी पोट आने लगे हैं, लेकिन प्लास्टिक से ज़्यादा अच्छा है कि आप और कोई मटेरियल यूज़ करें, स्टील का या फिर तांबे का भी मेरे पास है, वो भी आता है। ऐसे थोड़ा टेढ़ा रख के फिर एक नाक से हम पानी डालते हैं और दूसरे नाक से वो सारा पानी निकल जाता है। फिर हम चेंज कर लेते हैं एक दूसरे से डाल के, तो हमारा मन भी इससे शांत हो जाता है। मानसिक रोगों में भी ये काम करता है, मतलब क्योंकि हम ज़्यादातर पूरे दिन सोचते रहते हैं और वो सारे थॉट्स होते हैं वो हमारे दिमाग के अंदर भरे रहते हैं। ईड़ा और पीड़ा जो नाड़ी है वो बैलेंस हो जाती है ना जब, तब अपने आप हमारे थॉट्स बैलेंस रहने लगते हैं। तो यही रीज़न हो सकता है कि नेति करने के बाद ये जो भी डिप्रेशन वाले पेशेंट है वो बोलते हैं कि हमें ये करने के बाद बहुत आराम लगा, मेंटली पीस लगी। क्योंकि हम कपालभाति करते हैं, कपालभाति भी एक योगिक टेक्निक ही है, लेकिन हम जनरली उसको प्राणायाम के साथ करते हैं। तो आप कोई भी चीज, वैक्यूम क्लीनर हो आपके पास, उससे आप क्लीन करो, कोई भी चीज आप पानी के से क्लीन करो, तो आप इजीली तो पानी से ही क्लीन कर पाते हैं। पानी से एक एक उसका अंदर का जो कण है वो साफ हो जाएगा। तो ऐसे ही ये क्लींजिंग टेक्निक का भी है कि हम पानी से करें या इससे करें या वस्त्र से करें, किसी से भी हम करें, लेकिन पर्पस हमारा ये है कि हमें क्लीन करना है। तो ये थी जल नेति की बात। और जल नेति फिर एक होती है ध्रुव, जिसमें हम घी डालते हैं। फिर दुग्ध नेति होती है जिसमें, तो ये हमारी टेक्स्ट में ये नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि आप फिर आपका ये ज़्यादा सूखा हो जाए तो प्रैक्टिकली आप उसमें 2-4 बूंद घी की डाल के या 2-4 बूंद दूध की डाल के आपके जो ये अंदर ज़्यादा आपको एलर्जी है, तो जल नेति करने के बाद किसी किसी को नाक सूखा हो जाता है,
वो कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा भी है। इसमें फिर निकालने का नहीं होता, ये फिर निकल ही जाने का होता है। तो ये थी हमारी नीति। अब हम देखेंगे नौली। तो नौली के अंदर हमारा जो पेट है उसके पीछे एक त्रिवल्ली नाम की नाड़ी होती है, उसको हम हिलाते हैं। त्रिवल्ली शक्ति नाड़ी, उसको हम गोड़ गोड़ हिलाते हैं। तो ये जो नौली है वो उसका एक ही टाइप है, लेकिन इसकी स्थितियां 3 है, ये याद रखना खास। एक तो मध्य में वो होती है पहले, फिर वाम, और फिर दक्षिण नौली। वाम नौली और मध्य नौली, तो ये तीनों उसकी स्थितियां है, उसके प्रकार नहीं है। उसमें ये करने से हमारे पेट के जो अंदरूनी जो भी ऑर्गन्स है उसको बहुत अच्छे से मसाज मिलती है, उसके अंदर पेप्टिक जूसेस बहुत अच्छे से सिक्रेट होने लगते हैं, शरीर के आंतों का सारा कचरा है वो बाहर निकल जाता है, और ये आनंद देने वाली है। ऐसा लिखा है कि नौली क्रिया है, और हमारा जो जठराग्नि है वो बहुत प्रदीप्त होता है, पावरफुल होता है। हमें पता है कि नाभि के पीछे अग्नि है, और ये अग्नि जब तक जलता रहेगा तब तक हमारा खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, मल नहीं बनेगा, कचरा नहीं बनेगा, और हम हेल्दी रहेंगे। अब देखेंगे त्राटक। तो त्राटक में एक सिंपल दिए की लो के ऊपर हमें हमारे ध्यान को केंद्रित करते हैं। वो दिए की लो नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, आप एक छोटे से बिंदु से भी स्टार्ट कर सकते हैं। त्राटक से हमारा मन भी शांत रहता है। ये बहुत अच्छी क्लींजिंग टेक्निक है। इससे हमारी आंखों के अंदर का जो सारा कुछ कचरा है वो बाहर निकल जाता है। नेत्र ज्योति में ये बहुत काम करता है। प्लस ये जो हमारा ये मस्तिष्क है, दोनों भवों के बीच का जो पूरा पोर्शन है वो सारा कुछ एक्टिवेट हो जाता है। आज्ञा चक्र की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, मन शांत। और ज़्यादा जिसको सोचने की आदत है उनके लिए भी ये बहुत अच्छी क्लींजिंग टेक्निक है। लेकिन जिसको माइग्रेन है उनको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन सीवियर कंडीशन में माइग्रेन में नहीं करना चाहिए। बाकी मैंने बहुत सारे माइग्रेन वालों को ये करके माइग्रेन को दूर किया है। तो आपको जब माइग्रेन का अटैक नहीं आया हो 1-2 दिन से, तब आप कर सकते हैं। लेकिन सीवियर कंडीशन कोई भी डिजीज की हो तब आप कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते, तब आप सिर्फ रेस्ट करिए और ध्यान दीजिए। आपको लगे कि अब आपकी मेंटल कंडीशन ठीक है तब आप ये कर सकते हैं, क्योंकि उससे हेडेक बाद में ज्यादा होता है। ये एक जो पॉइंट होता है, और फिर आंखें को हम बंद नहीं करते, खुली ही रखते हैं, और आंख में से धीरे धीरे पानी आना शुरू हो जाए तब तक हमें हमारी आंखें बंद नहीं करने की होती है। तो ये टेक्निक तो पूरा 1-1.5 घंटे की होती है। उसमें हम स्टार्ट में एक्सरसाइज करते हैं, फिर आंखों की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो आप त्राटक करो तो उसके हफ्ते पहले से आंखों की एक्सरसाइजेस, आइज को राइट लेफ्ट करना, अप डाउन करना, रोटेट करना, ये सारी कुछ टेक्निक्स करें। फिर जो नाक की टिप है उसके ऊपर जो कंसंट्रेशन करते हैं वो टेक्निक्स करें। उसके बाद जाके आप त्राटक करें तो इसकी इफेक्ट अच्छी होती है। फिर त्राटक से पहले प्राणायाम भी जरूरी है, प्राणायाम करें और फिर जाके तो 1-1.5 घंटे का ये पूरा होता है वर्कशॉप। और त्राटक के बाद आंख को वॉश करना नहीं भूलना है। पानी लेना है, हाथ में लो, या फिर आपके पास पोट हो, आई वॉश कप हो, तो उसमें आप पानी लेके उसमें आइस को, दोनों आइस को डाल के अच्छे से वॉश करना है। तो ये पूरी प्रक्रिया त्राटक की है। सबसे पहले हम बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं। आपको लिखना है तो लिख लीजिए। उसके बाद हम करते हैं आइस की एक्सरसाइज, उसके बाद हम करते हैं प्राणायाम,
उसके बाद हम दिए की लो के ऊपर त्राटक करते हैं। फिर जितना त्राटक हमने आँख खोल के किया उतना ही टाइम हमें आँख बंद करके त्राटक करना है। आँख बंद करके उसी दिए की लो हमें फिर से दिखती है, उसके ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करने का होता है। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो उसके बाद योग निद्रा ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इससे जो एनर्जी हमने त्राटक में इकट्ठी की है वो सारी हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। कई लोग लास्ट में थोड़ा कुछ हैंड रोटेशन, पैर रोटेशन मतलब सूक्ष्म क्रिया जैसा भी कराते हैं ताकि वो एनर्जी हम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। त्राटक से जिसका बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं बनता तो बच्चों के लिए भी ये बहुत जरूरी है, स्मरण शक्ति के लिए, कंसंट्रेशन के लिए। अब लास्ट वाली बाकी है कपालभाति। तो कपालभाति तो आपको बताइए कि ये हम जनरली प्राणायाम के साथ करते हैं, लेकिन जो महर्षि घेरण ने घेरण संहिता के अंदर जो कपालभाति दी है वो बिल्कुल अलग है। उसके अंदर 3 टाइप की कपालभाति है, वातक्रम कपालभाति, व्युत्क्रम कपालभाति और तीसरी है शीतक्रम कपालभाति। तो वातक्रम कपालभाति के अंदर में हवा को लेना है, एक नॉस्ट्रल से हवा को लेना है, दाई नासिका से लिया तो बाई नासिका से हमने हवा को निकाल दिया, फिर बाई से लिया, दाई से। जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं बस ऐसे ही ये कपालभाति है, इसको वातक्रम कपालभाति बोलते हैं। उसके बाद है व्युत्क्रम कपालभाति, जिसमें हमें नाक से पानी लेना है और मुंह से वो पानी को निकाल देना है। नाक से पानी लेके मुंह से उस पानी को निकाल देना है। और फिर है शीतक्रम कपालभाति। शीतक्रम कपालभाति में हमें शीतकार की ध्वनि के साथ मुंह से पानी लेके देना है। तो ये 3 टाइप की कपालभाति है। जबकि महर्षि स्वामी स्वात्माराम ने जो कपालभाति दी है उसमें हमें सांस पूरी लेनी है और उसी सांस को हमें पूरी बाहर निकाल देनी है। एक बार आपको सांस भरनी है, फिर उसी सांस को आपको बाहर थोड़ा एक्टिवली और पूरी लंग्स को पूरे सांसों से भरने हैं और उसी सांस को बाहर निकाल दिया। बस ये टेक्निक है कपालभाति की। तो कंटिन्यू करूं? तो ये थी हमारी कपालभाति की टेक्निक। ऐसे 6 प्रकार की टेक्निक्स होती है। हमने ऊपर से, आज समय कम था तो हमने ऊपर से सभी टेक्निक्स को देख लिया। जी जी, सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहा, क्योंकि षटकर्म के द्वारा जो है हम कैसे उनकी क्रियाओं के द्वारा जो है अपने शरीर की सफाई कर सकते हैं, तरीके से कह लीजिए। क्योंकि जब शरीर साफ होगा, आपका क्लीन होगा, बॉडी का हर ऑर्गन आपका क्लीन होगा, तो आप कहीं न कहीं रोगग्रस्त न होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्योंकि रोग जब आता है तो वो कहीं न कहीं आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं उसी की वजह से आप जल्दी बीमार होते हैं, जल्दी रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो ये क्लींजिंग की जो भी 6 षटकर्म का मतलब ही ये है कि यहाँ पर कोई 6 क्रियाएं हैं, उन 6 क्रियाओं को अलग अलग टॉपिक वाइज जो है डिस्क्राइब किया रिका बकारिया जी ने। तो निश्चित है कि सभी लोगों को इसको जैसे कि बताया गया है, लेकिन इसको ऐसे करने के लिए मेरी जो है गुजारिश है सभी से कि जो लोग देख रहे हैं आज का वीडियो, तो ये ज्ञानवर्धक जानकारी है कि आप अवेयर हों। इसको ऐसे किया जा सकता है, बट उसको करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट जो है योग ट्रेनर की ज़रूरत है, जो आपको सत्कर्म कराए, सत्कर्म का नॉलेज अच्छा रखता है, जो भी वही उसी के सानिध्य में आप करें। तो इससे निश्चित है कि सभी को लाभ मिलेगा। आज के इस सत्र को अब यहीं विराम दिया जाएगा और
मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ रीता बकारिया जी का। और आज के इस कार्यक्रम को विराम देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अनुपम कुमार जी को। अनुपम जी आए और मैम का धन्यवाद करें और शांति पाठ करें। अनुपम जी धन्यवाद शुक्ला साहब, वीडियो ऑन कर लें। धन्यवाद शुक्ला साहब। और मैडम को एक बार धन्यवाद। तो कि आज के शांति पाठ की हो सभी से गमा गणपति जी माता से दोनों आपको नमस्कार करते हैं। आते रहो तो आपको शांति पाठ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रीता बकारिया जी को और साथ ही पुनः एक बार सभी को आज के हमारे धन्यवाद। शुभरात्रि। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नेटवर्क पर अगले सत्र में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्ते टू ऑल। बहुत शुभरात्रि।